मेरा नाम प्रमोद है। मेरी पहली पत्नी ने मुझे धोखा दिया, तो मैंने उसे छोड़कर दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी को मेरे साथ रहना पसंद नहीं था, तो वो खुद मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन जब मैंने तीसरी बार शादी की, तो मेरी तीसरी पत्नी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। उसके आने से घर में सुख शांति बनी हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं उसे अपनी मुट्ठी में रखता था। मैंने अपनी दोनों पत्नियों की तरह उसे ज्यादा छूट नहीं दी थी। एक दिन अचानक मेरी तीसरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। मुझे पता चला कि वो गर्भवती है। लेकिन जब मेरी बात डॉक्टर से हुई, तो डॉक्टर ने मेरे सामने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर मेरे होश ही उड़ गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने अपनी तीसरी वाली पत्नी पर इतनी रोक टोक की, उस पर हमेशा नजर रखी, फिर भी उसने मेरे साथ वो किया जो पहली दो पत्नियां मेरे साथ नहीं कर सकी। मुझे खुद पर शर्म महसूस होने लगी और मैंने गुस्से में आकर मजबूरन एक ऐसा कदम उठाया जिसने मुझे मेरी कहानी सुनकर आप लोगों को भी हंसी आने लगेगी, क्योंकि मेरे साथ हुआ ही कुछ ऐसा था कि मेरा विश्वास औरत जात से उठ चुका था। 17 साल पहले मैं एक लड़की दृष्टि से बहुत प्यार करता था, जो मेरी कॉलेज फ्रेंड रह चुकी थी। उसके साथ मेरी अच्छी दोस्ती थी। मैं उसे बहुत पसंद करता था। वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी, मगर ना जाने क्यों उसका और मेरा साथ मेरी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरी माँ को दृष्टि और मेरी दोस्ती ही पसंद नहीं थी। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ थी। पिता कई सालों पहले गुजर चुके थे। कोई भाई बहन नहीं था। मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अच्छी नौकरी करता था। ऊपर वाले का दिया मेरे पास सब कुछ था। काम के साथ साथ मुझे दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मस्ती करना, अपनी जिंदगी को एंजॉय करना अच्छा लगता था, क्योंकि दृष्टि भी इसी सोच की थी। दोस्ती के साथ साथ हम दोनों के बीच का रिश्ता मोहब्बत में बदल गया था। वो भी मेरे अलावा किसी और को पसंद नहीं करती थी। हमारे दोस्त कहते थे कि तुम दोनों अब जल्दी से शादी कर लो, तुम दोनों की जोड़ी एक साथ बहुत अच्छी लगती है। दृष्टि की फैमिली में सिर्फ उसके दो भाई थे और दोनों अपनी जिंदगी में बिजी थे। उनकी बहन क्या कर रही है, उन्हें कुछ नहीं पता था। इसलिए दृष्टि मेरे साथ आसानी से शादी कर सकती थी। लेकिन मेरे घर में मेरी माँ थी, जिन्हें मेरा दोस्तों के साथ घूमना फिरना तो ठीक लगता था, लेकिन लड़कियों से दोस्ती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरा फ्रेंड्स ग्रुप काफ़ी बड़ा था, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों थे। जब मैं अपने घर में कोई पार्टी रखता था और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करता था, तो मेरे सभी दोस्त आते थे, जिसमें लड़के भी होते थे और लड़कियां भी होती थी। मेरी माँ बहुत ही भली औरत थी। वो जब लड़कियों को देखती तो बहुत ज़्यादा भड़क जाती थी और कहती थी कि मुझे तुम्हारा लड़कियों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं है। तुम जो चाहे करो, मगर लड़कियों को अपने दोस्त मत बनाओ। मैं माँ को समझाया करता था कि माँ, ये शहर है, गांव नहीं है, और अब मैं जवान हो चुका हूँ। आजकल के दौर में लड़के लड़कियां एक साथ इसी तरह रहते हैं। वो आपका ज़माना था जिसमें बेटियां और बहुएं मर्दों के सामने नहीं आती थी। माँ ने गुस्से से कहा, हमारा ज़माना जैसा भी था वो बहुत अच्छा ज़माना था। हमारे ज़माने में औरत और मर्द एक दूसरे के साथ इतनी बेशर्मियां नहीं करते थे जैसी आजकल के ज़माने के बच्चे करते हैं। तभी तो पहले के लोगों के साथ न कभी धोखा होता था और न लड़के और लड़कियां बुरी संगत में पड़ते थे। पहले का जीवन साधारण था, लेकिन लोग अपने जीवन में और अपने परिवार के साथ बहुत खुश होते थे। आज देखो, हर किसी इंसान के सर पर ढेर सारी परेशानियों का बोझ है। मैं माँ की बात सुनकर हंस दिया और कहने लगा, अच्छा मेरी प्यारी माँ, आइंदा मैं कभी लड़कियों को घर नहीं बुलाऊंगा। लेकिन मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, आप उसे जानती भी हो, दृष्टि। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर तो माँ आग बबूला हो गई और कहने लगी कि पागल हो गए हो क्या? वो लड़की बहुत छोटे कपड़े पहनती है। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए अपने गांव में तुम्हारे पिता के दोस्त चंद्र भैया की बेटी को देख रखा है। मैं और तुम्हारे पिता बचपन से ही उसे तुम्हारे लिए पसंद कर चुके हैं। तुम्हारी शादी उसी के साथ होगी। माँ की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। अब मैं सीरियस हो गया था। मैंने कहा, माँ, मैं गांव की किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा। आखिर आपका बेटा पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है। आप ये चाहती हैं कि यहाँ पूरे शहर में मेरी मजाक बने? माँ कहने लगी, बेटा, गांव की भोली भाली लड़कियां इन शहर की चालाक लड़कियों से बहुत अलग होती हैं। उस दिन के बाद मेरी इसी टॉपिक पर और इसी तरह की बातें माँ के साथ कई बार हुई, लेकिन हर बार माँ मेरे और दृष्टि के रिश्ते से इनकार कर देती थी। मैंने दृष्टि से वादा किया हुआ था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मैंने माँ से जिद कर ली और कहा कि अगर आपने मेरी शादी दृष्टि के साथ नहीं करवाई, तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा।
मेरी भोली भाली माँ, जिन्हें सबसे ज्यादा अपना बेटा प्यारा था, बस इतनी सी ही धमकी पर खुशी खुशी अपने बेटे की शादी के लिए मान गईं। उस दिन के बाद कभी मेरी माँ ने दृष्टि से नफरत नहीं की, उसे बहू नहीं बल्कि बेटी समझा। उन्होंने अपने दिल से यह ख्याल भी निकाल दिया कि उनके दिल में एक चाहत थी कि वो अपने इकलौते बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से करेंगी। दृष्टि बहुत सुंदर थी, लंबी थी। हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में सब उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे। मैं दृष्टि के लिए बहुत वफादार था और हमेशा उसकी फिक्र करता था कि उसका मेरा और मेरी माँ के अलावा आखिर इस दुनिया में है ही कौन। माता पिता है नहीं और उसके भाई उसकी कोई परवाह नहीं करते, इसलिए मैं उसका बहुत ख्याल रखता था। ऐसा कोई मौका मैंने नहीं आने दिया था कि कभी उसे मुझसे कोई शिकायत हो। कभी मेरी माँ ने उस पर घर के काम का लोड नहीं डाला था, कभी उससे किसी चीज़ की शिकायत नहीं की थी। हालांकि मेरी माँ की और दृष्टि की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मैं अक्सर सोचता था कि इंसान को अगर सच्ची नीयत से कोई रिश्ता मिल जाए तो उसे संभालना उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, और मैंने यही जिम्मेदारी अपने दिल पर ले ली थी। दृष्टि के चेहरे पर एक अजीब सी ऐसी मासूमियत थी, उसकी आंखों में खामोशी थी, जैसे उसने जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया हो। और शायद यही वजह थी कि मैं उसके करीब होता गया। मैं उसके हर दर्द को अपना दर्द समझता था। मैं उसके लिए छोटी छोटी खुशियां जमा करता था कि वो कभी खुद को अकेला महसूस न करे। अगर वो खामोश होती तो मैं उसे बातों में लगा लेता था। मैंने कभी उस पर कोई बोझ नहीं डाला था। मैंने हमेशा उसे इज्जत दी थी, उसे वो मुकाम दिया था जो एक पत्नी का होता है, बल्कि इससे भी बढ़कर दिया था। मतलब मैं एक तरीके से परफेक्ट पति था। आज के ज़माने में वफादार पति बहुत कम होते हैं, और अगर कोई अपनी पत्नी के साथ वफादार हो तो ये मामूली बात नहीं है। लेकिन उसने इस बात की कभी कदर ही नहीं की थी। वो मेरे साथ नॉर्मल व्यवहार रखती थी। शुरू के 1 साल तो वो मेरे साथ बिल्कुल ठीक रही थी, लेकिन उसके बाद जैसे उसकी मोहब्बत मेरे लिए सिर्फ नापतोल की रह गई थी। वो ऐसा करने लगी थी, फिर भी मुझे अच्छी लगती थी। वो मेरी दोस्त भी थी, मेरी पत्नी भी थी, इसलिए उससे मोहब्बत ज़्यादा थी और सारा कुछ हमारी ज़िंदगी में ठीक चल रहा था। पर ये नहीं पता था कि वो मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बुरी यादें दे जाएगी। मैं उसके व्यवहार को अक्सर नज़रअंदाज कर देता था। मैं खुद को समझाता था कि शायद टाइम के साथ साथ सब बेहतर हो जाएगा। शायद वो मेरे ज़्यादा प्यार लुटाने की वजह से ऐसी हो गई है। लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक हल्की सी कमी मौजूद रहती थी। एक सवाल जो बार बार उठता था कि क्या वो भी मुझे इसी तरह मोहब्बत करती है जितनी कि मैं उससे करता हूँ। पहले तो वो मेरे लिए काफ़ी लॉयल थी, लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि अब ये मोहब्बत एक तरफा हो गई है। मैंने फिर भी इस रिश्ते को थामे रखा और कभी हार नहीं मानी। मेरी माँ घर में रहती थी और हम दोनों के बीच होने वाले व्यवहार को अच्छी तरह से महसूस करती थी। क्योंकि दृष्टि मुझे नज़रअंदाज करने लगी थी, मैंने अपनी हर खुशी उसके नाम कर दी थी। क्योंकि मेरे लिए वो सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो मेरी पूरी दुनिया थी, और मैं अपनी दुनिया को टूटने नहीं देना चाहता था। लेकिन किस्मत के अंदर क्या लिखा था, ये मुझे उस समय तक नहीं पता था, और यही अनजानापन एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बनने वाला था। एक दिन अचानक माँ की बहुत तबीयत खराब हो गई। उनका इलाज पास के ही डॉक्टर से चल रहा था, लेकिन अब उनके घुटनों का दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मुझे उनको ट्रीटमेंट के लिए दूसरे शहर के बड़े डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ गया। उसी शहर में मेरे मामा जी का भी घर था। जब हम डॉक्टर के पास पहुँचे और उन्होंने माँ का चेकअप किया तो बताया कि आपकी माँ के घुटनों पर थेरेपी होनी है, जो लगातार 3 दिन तक करनी पड़ेगी। 3 दिन आप लोगों को यहीं रुकना पड़ेगा। ये सुनकर मैं परेशान हो गया था, क्योंकि दृष्टि घर पर अकेली थी, माँ का इलाज भी ज़रूरी था। मैं क्या करूँ? मेरी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और जब मैंने दिमाग लगाया तो मुझे याद आया कि 3 दिन गुजरने के बाद तो दृष्टि का बर्थडे भी आ रहा है। मैंने अपने दिमाग में प्लान बनाया और दृष्टि को कॉल करके कह दिया कि माँ की थेरेपी होनी है, जिसके लिए हम दोनों यहाँ 2 दिन के लिए रुक रहे हैं। तुम 2 घंटे बाद की ट्रेन से यहाँ आ जाओ। यहाँ मेरे मामा जी का घर है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। वहाँ तुम्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं भी तुम्हारा ख्याल रख सकूंगा। उसने कहा कि ओह नो, लेकिन मैं वहाँ तुम्हारे मामा जी के घर रहूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें वहाँ घर पर अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता ना। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी, या फिर कुछ और था जो उस समय मैं समझ नहीं सका था। मैंने उसे तसल्ली दी कि तुम यहाँ आराम से आ सकती हो। मैं जानता हूँ कि तुम कई बार काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर चुकी हो। तुम यहाँ आ जाओगी तो मेरे मामा जी के यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बस 3 दिन की ही तो बात है, वक्त गुजर जाएगा।
उसने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा कि नहीं, मैं वहाँ नहीं आ रही, मुझे उनसे शर्म लगेगी। लेकिन मैं एक काम करती हूँ, मैं घर पर ही हमारे ऋतु छवि को 3 दिन के लिए बुला लेती हूँ। वो मेरे साथ यहाँ घर पर होंगी, तो मुझे अकेले डर भी नहीं लगेगा। मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ऋतु और छवि मेरी और दृष्टि की फ्रेंड्स थीं। दृष्टि की तरफ से मैं बेफिक्र हो गया था। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन भी गुजर गया। इस बीच दृष्टि लगातार मेरे कांटेक्ट में रही। मैं उसके हालचाल पूछता रहा। दूसरे दिन की रात को लगभग 8 बजे के समय डॉक्टर ने कहा कि इनकी थेरेपी पूरी हो चुकी है। अगर आप चाहें तो कल तक के लिए रख सकते हैं और ना चाहें तो आप अपने घर भी जा सकते हैं। माँ ने कहा, बेटा, मुझे घर पर ही लेकर चलो, यहाँ मेरा दिल नहीं लग रहा। मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, अब घर चलते हैं। मैंने ये बात दृष्टि को बताने के लिए अपनी जेब से मोबाइल निकाला ही था। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कल उसका बर्थडे है, तो क्यों ना मैं उसके लिए एक सरप्राइज प्लान करूं। मैंने सोचा क्यों ना उसे खुशी दी जाए, क्यों ना उसे एक ऐसा लम्हा दिया जाए जो वो कभी ना भूले। वो अचानक मुझे और माँ को घर पर देखकर खुश हो जाएगी। मैं रास्ते से उसके लिए प्रेजेंट लेता हुआ चला जाऊंगा। मैं जानता था कि मैं उसे अचानक सरप्राइज दूंगा तो वो खुश हो जाएगी। मेरा दिल भी खुश हो गया था। अपने शहर पहुंचते ही मैंने उसके लिए उसकी पसंद का प्रेजेंट ले लिया था और सोचा था कि उसे सरप्राइज देने के बाद हम बाहर खाना खाने के लिए जाएंगे। वैसे भी हम 11 बजे तक अपने घर के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। मैंने जैसे ही दरवाज़ा बजाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। माँ कहने लगी, बेटा, हो सकता है बहू सो गई हो। मैंने फिर से दरवाज़ा बजाया, लेकिन फिर खामोशी रही। मेरे दिल में अजीब सी हलचल पैदा हो गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मेरे पास एक और चाबी थी। मैंने चाबी निकाली और दरवाज़ा खोल लिया। जैसे ही मैं और माँ अंदर दाखिल हुए तो घर का माहौल ही बदला हुआ महसूस हुआ। एक अजीब सी खामोशी जो मामूली दिनों में नहीं होती थी। फिर अचानक मेरे कानों में कुछ ऐसी आवाज़ पड़ी जिसे सुनकर मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया। ये ऐसी आवाज़ें थी जो किसी भी मर्द के लिए पहचानना मुश्किल नहीं होती। मैंने माँ को सोफे पर बैठा दिया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और मैं खुद धीरे धीरे कदमों से बेडरूम की तरफ बढ़ा। हर कदम मेरे लिए भारी हो चुका था। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली, जैसे मैं हकीकत से भागना चाहता हूँ। लेकिन फिर मैंने दरवाज़ा खोला और जो नज़ारा मेरे सामने था उसने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। मेरे अपने ही बिस्तर पर वो बैठी हुई थी और उसके साथ एक लड़का भी मौजूद था। दोनों एक दूसरे के इतने करीब बैठे हुए थे जैसे मैं इस घर में कभी था ही नहीं, जैसे मेरी कोई हैसियत ही नहीं हो। उस लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें रुक गई हों, मेरी आत्मा शरीर से निकल गई हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं कुछ नहीं कह सका, कुछ नहीं सुन सका, बस सब कुछ देखता रहा। मुझे दरवाजे पर हैरान खड़ा देखकर दृष्टि उससे अलग हुई और वो लड़का जल्दी से अपनी हालत ठीक करके घर से बाहर निकल गया। मेरी माँ भी उसे देख चुकी थी और सब समझ गई थी। दृष्टि जैसे ही अपनी बात कहने के लिए मेरी तरफ बढ़ी तो मैं भी घर से बाहर निकल आया। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मेरे हाथों में जो अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट था वो कब जमीन पर गिर गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं सड़क पर चल रहा था, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे कानों में वही आवाज़ें गूंज रही थी। मेरे दिल में एक ही सवाल था कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं सोचता रहा कि अगर मैंने उसके साथ बुरा किया होता, अगर मैंने उस पर हाथ उठाया होता, अगर मैंने उसे नज़रअंदाज किया होता, अगर हमारी शादी को कई साल गुजर चुके होते और उसके दिल में मेरे लिए नफरत भर चुकी होती, तो शायद मैं इस दर्द को किसी हद तक समझ लेता। लेकिन यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल अलग था। मैंने उसे इज्जत दी थी, मोहब्बत दी थी, सहारा दिया था, अपनी माँ को मुश्किलों से राजी करके उसके साथ शादी की थी, और उसने बदले में मुझे क्या दिया? मैं सड़क के किनारे पर बैठ गया। मेरे हाथ खाली थे और मेरा दिल भी खाली हो चुका था। वो गिफ्ट जो मैं उसके लिए लाया था वो अब कहीं पीछे रह गया था। अब मेरे अंदर कुछ नहीं बचा था, न उम्मीद, न खुशी, न सुकून। बस एक टूटा हुआ इंसान था जो अपनी ही जिंदगी के मलबे पर बैठा हुआ था। और तब मुझे ऐसा लगा मेरी जिंदगी से फूल निकल गए थे और सिर्फ कांटे ही कांटे रह गए थे। मैं घर आया तो वो दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उसका चेहरा पीला था और आंखें सूजी हुई थी, जैसे लगातार रो रही हो। जैसे ही उसने मुझे देखा वो मेरे करीब आ गई और रोते हुए कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो प्रमोद, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उसके चेहरे को देख रहा था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यही वो लड़की है जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी थी। मैंने खुद पर कंट्रोल किया और उससे कहा कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं था, तुम्हारे सगे भाई तुम्हारा ख्याल नहीं करते थे। मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी,
तुम्हें इज्जत से अपनी पत्नी बनाया, तुम्हें अपने दिल की रानी बनाया और तुमने मुझे ये सिला दिया। मेरी आवाज़ में दर्द था और गुस्सा भी था, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा। मैंने उसे साफ शब्दों में कह दिया कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं तुम्हें जलील नहीं करूंगा, लेकिन मैं अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं रख सकता। ये रिश्ता अब ख़त्म हो चुका। वो मेरे कदमों में बैठ गई और रोते हुए कहने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो कोई नहीं है, मेरी गलती समझकर मुझे माफ़ कर दो। मैंने उसकी बात सुनी और दिल के अंदर एक लम्हे के लिए नरमी भी आई, लेकिन अगले ही लम्हे मुझे वो सब कुछ याद आ गया जब वो उस लड़के के साथ मेरे ही घर के बिस्तर पर बैठी हुई थी। मेरा दिल फिर से सख्त हो गया। मैंने उससे कहा कि तुमने पहले गलती के नाम पर जो किया है वो ऐसी गलती है जो कोई भी गैरतमंद आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही माफ़ कर सकता है। मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस सब के बाद तुम्हें अपने साथ रख सकूं। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकूंगा। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मैंने उसे घर से निकाल दिया। वो रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर मैंने उसकी एक न सुनी। मेरी माँ भी कमरे से बाहर आ गई और कहने लगी, बेटा ऐसा मत करो। लेकिन मैं अपनी माँ को क्या बताता कि मैंने अपनी आंखों से जो नज़ारा देखा था, उसने मेरे दिल की खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया था। वो मेरे घर से जा चुकी थी। कुछ दिन इसी तरह खामोशी से गुजर गए। माँ मुझे खुश करने की, हंसाने की बहुत कोशिश करती थी, मगर मेरे चेहरे से जैसे हंसी कहीं गायब हो गई थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार दृष्टि की बेवफाई मेरी आंखों के सामने आ जाती थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए। मेरी माँ कहने लगी कि बेटा आखिर कब तक ऐसे दृष्टि की बेवफाई को अपने दिल से लगाकर रखोगे? अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मैं तो कहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो और मेरी पसंद की लड़की से शादी करो। माँ की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी। मैंने हाथ उठाकर कहा, माँ मुझे किसी से शादी नहीं करनी। उन्होंने कई बार मुझे शादी के लिए मनाया, लेकिन मैं हर बार इनकार करता रहा। मेरा घर जो मुझे स्वर्ग लगता था और उसी घर से मुझे नफरत महसूस होने लगी थी। मैं घर पर सिर्फ अपनी माँ की खातिर जाता था, वरना ज्यादातर टाइम ऑफिस में ही गुजारने लगा था। मैंने दृष्टि को डाइवोर्स दे दी थी और हम दोनों का रिश्ता खत्म हुए लगभग 4 महीने गुजर चुके थे। एक हफ्ते पहले हमारे ऑफिस में नैना नाम की एक लड़की नौकरी पर आई थी। बहुत अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, अच्छी अच्छी बातें किया करती थी। दृष्टि के जाने की वजह से मैं जो हमेशा उदास रहता था, वो कभी मेरे केबिन में आती थी, कोई काम पूछती थी तो मैं उसको ज़्यादा दिलचस्पी से जवाब नहीं देता था, क्योंकि मैं अब किसी भी लड़की को नज़र उठाकर देखता भी नहीं था। एक दिन वो मेरे केबिन में आई और मेरे सामने रखी चेयर पर बैठकर पूछने लगी कि सर, क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकती हूँ? मैंने कहा, बताओ क्या बात है? उसने कहा, आप हमेशा उदास रहते हैं, आखिर क्या बात है ऐसी भी? मैंने उससे कहा कि आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। ये क्या हरकत है कि आप मेरी बिना इजाज़त के मेरे केबिन में आ गईं और मेरे सामने रखी चेयर पर बैठ गईं। उसने कहा, आई एम सॉरी सर, सच कहूँ तो दूसरों की तकलीफ देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं किसी को भी उदास नहीं देख सकती। इतना कहते हुए अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी आंखों के आंसू देखकर मेरी सख्ती खत्म हो गई और मैंने नरम अंदाज में कहा कि क्या हुआ है, आप इतनी इमोशनल क्यों हो गई? उसने कहा कि सर, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं सारी जिंदगी अकेली रही हूँ, उदास रही हूँ। अब बड़ी हो गई हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ और कमाने लायक हो गई हूँ, तो लाइफ की काफ़ी सारी परेशानियां ख़त्म हो गईं। लेकिन मैं किसी को उदास नहीं देख सकती। आपकी उदासी देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं कभी आपकी तरह थी। उसकी बात सुनकर मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई कि मुझे उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। उसके बाद धीरे धीरे नैना और मेरे बीच ऑफिस में बातचीत होने लगी। धीरे धीरे दोस्ती हो गई और फिर एक दिन नैना ने खुद ही मुझे प्रपोज कर दिया और कहने लगी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर यही ख़्याल आया कि उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके अंदर मैंने कुछ इमोशंस देखे हैं कि वो दुनिया की बाकी सारी लड़कियों से बहुत अलग है। शादी का ख़्याल मेरे दिल में आया तो दृष्टि की याद भी आ गई, लेकिन अब मुझे उससे बहुत नफ़रत हो चुकी थी। मैं उसका ख़्याल भी अपने दिल में नहीं लाता था। मैंने अपनी माँ को जब नैना के बारे में बताया, तो मेरी माँ खामोश हो गई और कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारी शादी करने के फ़ैसले से खुश हूँ, लेकिन तुमने इस बार भी अपनी पसंद जाहिर कर दी है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें वो लड़की पसंद है तो मुझे भी पसंद है। मैं तुम्हारी खुशी में हमेशा खुश हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे अब धीरे धीरे मेरी जिंदगी में खुशियाँ वापस लौट आएंगी और मेरा वीरान घर फिर से स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि नैना इतनी चटपटी बातें करती थी कि मैं उसको देखता रह जाता था।
नैना और मेरी शादी बहुत ही साधारण तरीके से हुई थी। शादी की पहली रात आई, उसे मेरे कमरे में दुल्हन बनाकर बैठा दिया गया था। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तो दरवाज़ा खुला ही नहीं। ये देखकर मैं दंग रह गया। मैंने दरवाज़ा बजाया, लेकिन अंदर से कोई हरकत नहीं हुई। मैं परेशान हो गया कि पता नहीं क्या बात है। मैंने फिर ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा बजाया और नैना को आवाज़ लगाई, मगर अंदर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। मैंने उस समय दरवाज़ा तोड़ना ही बेहतर समझा। शोर की आवाज़ सुनकर माँ भी आ गई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, तो मेरी नज़र बेड पर पड़ी, जहाँ नैना नहीं थी। मैं हैरान रह गया। मेरी माँ उसे पूरे कमरे में इधर-उधर तलाश करने लगी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही तो वो उसे बेड पर बिठाकर गई थी। मेरी नज़र अचानक खिड़की पर पड़ी। खिड़की खुली हुई थी और खिड़की से नीचे एक रस्सी बंधी हुई थी, जैसे उसके सहारे से कोई नीचे उतरा हो। मैं अभी यही सब देख रहा था, जब माँ की एक जोरदार चीख मुझे सुनाई दी। मैं भागकर माँ की तरफ गया, तो मेरी माँ अपना सीना पीटते हुए कहने लगी कि बेटा, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। तेरी सालों की कमाई वो लड़की लूट कर ले गई। मैंने सामने देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अलमारी खुली हुई थी, तिजोरी का ताला टूटा हुआ था और तिजोरी पूरी तरह से खाली थी। सोने चांदी के जेवरात और नकदी सब गायब थी। इसका मतलब था कि नैना कोई मासूम लड़की नहीं थी, बल्कि वो मेरी उदासी और मजबूरी का फायदा उठाकर मेरे साथ झूठी शादी का नाटक रचाकर मुझे लूट कर चली गई थी। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया था और मेरी माँ चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। ये दुख भी मेरे लिए बहुत बड़ा था। मुझे औरत के नाम से ही अब नफरत महसूस होने लगी थी। मुझे लगता था कि हर औरत एक जैसी होती है, हर औरत धोखा देती है। अब मैं किसी हाल में भी किसी भी औरत पर भरोसा नहीं करना चाहता था। मैं एक बार फिर से टूट गया था और अब मुझ में आगे और टूटने की हिम्मत नहीं थी। अब मैं खुद शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ मुझे शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी, और उसी लड़की के साथ जिसको उन्होंने बचपन से ही मेरे लिए पसंद कर रखा था। एक दिन वो मेरे सामने बहुत रोने लगी और कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुमसे पहले ही कहती थी, आज का ज़माना बहुत ख़राब है। बस एक बार मेरी बात मान लो और अपने मरे हुए पिता और मेरी ख्वाहिश को पूरी कर दो। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहने लगी कि मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं देख सकती। मैंने हमेशा यही प्रार्थना की थी कि मेरे बेटे का हंसता खेलता जीवन हो, खुशियों से भरा पूरा जीवन हो। मैंने तो तुम्हारी खुशियों में हमेशा हिस्सा डाला था, मगर ना जाने क्यों तुम्हें खुशियाँ रास ही नहीं आई। बेटा, मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि अब की बार तुम्हारा घर नहीं टूटेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लड़की पसंद करूंगी। मैंने माँ से बहुत इनकार किया, लेकिन वो मुझे मेरे पिता और अपनी कस्में देने लगी, और इस बार मैं फिर से तीसरी बार शादी करने के लिए राजी हो गया था। हाँ, इस बार मेरी शादी जिससे होने वाली थी, उसको मेरी माँ ने पसंद किया था। अपनी माँ के आंसू देखते हुए मैंने मजबूरन शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। माँ गांव गई और चंद्र अंकल की बेटी का हाथ मेरे लिए मांग लिया। वो गांव के लोग थे, उनके लिए तो यही बहुत सौभाग्य की बात थी कि उनकी बेटी शहर के पढ़े लिखे और अमीर लड़की की पत्नी बनने जा रही है। उस लड़की का नाम नर्मदा था। मेरी शादी तो उसके साथ हो गई थी, लेकिन मैंने इस बार खुद से वादा कर लिया था कि मैं किसी को अपने सर पर नहीं चढ़ाऊंगा। मेरी माँ नर्मदा के आने से बहुत खुश थी, लेकिन मैंने उसके साथ एक हद कायम रखी हुई थी। मेरे दिल में एक डर बैठ चुका था कि अगर मैंने इसे भी वैसे ही चाहा जैसे पहले दो लड़कियों को चाह चुका हूँ, तो शायद अंजाम अभी भी वैसा ही होगा। वैसे तो मैं ज्यादातर ऑफिस में ही रहता था। रात को जब मैं घर आता, तो वो मुस्कुराकर मेरा इंतजार करती थी, मेरे लिए खाना लगाती थी, मेरे घर का हर काम करती थी, माँ को कोई काम नहीं करने देती थी। मैं जो भी चीज़ घर में लेकर आता, सिर्फ अपनी माँ के हाथ में ही देता, कुछ भी नर्मदा को नहीं देता था। वो चुप करके गुजारा करती थी। उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आई थी। वक्त गुजरता गया। मैंने कभी उसकी कोई ख्वाहिश पूरी ही नहीं की थी, इसलिए उसने भी अपनी खुशियों को अपने दिल में ही दबा दिया था। मैं कभी उसकी ज़रूरत के बारे में नहीं सोचता था, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था कि जो मैं पहले दे चुका हूँ, अब बिल्कुल भी किसी को नहीं दूंगा। दृष्टि जो मेरे साथ 1 साल तक रही थी, उससे मुझे कोई औलाद नहीं हुई थी, और नैना, वो तो मेरे साथ एक रात भी नहीं रह सकी थी। कभी कभी मुझे ख्याल आता था कि शायद दृष्टि ने जानबूझकर औलाद नहीं होने दी थी, और ये सोचकर मुझे काफ़ी अफसोस होता था। नर्मदा मेरा हर तरह से ख्याल रख रही थी। मैं जैसे ही घर में आता, तो मेरे लिए पानी लेकर आई थी, मुझसे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं उसके बात करने पर उसे डांट देता था। वो खामोशी से मेरी डांट सुन लिया करती थी।
हालांकि उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। मुझे लगता था कि वो कमज़ोर है और मैं उस पर अपनी मर्जी चला सकता हूँ। कभी-कभी ऐसा होता था कि उसका बनाया हुआ खाना बिल्कुल परफेक्ट होता था, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती थी, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता था, लेकिन मैं अपने दिल को बहुत हल्का करने के लिए उसे डांटता था और कहता था कि तुमने खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया। वो जल्दी से माफ़ी मांग लेती थी और कहती थी कि आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी। उसकी इतनी मासूमियत से भी मेरे दिल में कभी नरमी पैदा नहीं हुई थी। उसके अंदर शहर की लड़कियों जैसी चालाकी बिल्कुल भी नहीं थी। उसमें भोलापन था और उसका भोलापन, सीधापन मुझे उसके गँवार होने की पहचान लगता था। वो जितनी अच्छी थी, मैं उसके अच्छे होने का फ़ायदा उठा रहा था। मैं एक ऐसी औरत को सज़ा दे रहा था, जिसका इस सब में कोई कसूर नहीं था, लेकिन मैं अपने ज़ख्मों को उसके ज़रिए भरने की कोशिश कर रहा था। वो जितना मेरे करीब आने की कोशिश करती, मैं उतना ही पीछे हट जाता था। मेरी ऐसी हरकतों की वजह से मेरी माँ भी मुझसे निराश रहती थी। एक दिन रात के समय वो कमरे में बैठी रो रही थी और मैं बिस्तर पर लेटा था। उसके रोने ने मेरी नींद खराब कर दी थी। मैंने करवट बदल कर कहा कि क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने ने मेरी नींद खराब कर दी है। वो कुछ देर खामोश रही, फिर धीमी आवाज में कहने लगी कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। उसके शब्द सीधे मेरे दिल पर लगे। मैंने खुद को सख्त रखा। मैंने कहा, पति पत्नी के रिश्ते में मोहब्बत का क्या काम? उसने कहा, क्यों नहीं हो सकती? मोहब्बत तो हो सकती है। उसके अंदाज में उम्मीद भी थी और सवाल भी था, जैसे वो मुझसे अपने हक की बात कर रही हो। मैंने कहा, मैंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार मोहब्बत करके देख लिया है और मैं दोनों ही बार मुंह के बल गिर गया। अब मैं वो गलती नहीं करना चाहता। मैंने उसकी तरफ देखे बिना कहा, अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो तो मुझे औलाद पैदा करके दो। मुझे औलाद की ज़रूरत है। अगर तुमने मुझे औलाद पैदा करके दी तो फिर शायद मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाए। मेरे शब्द सुनकर वो दंग रह गई। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे किसी ने अचानक एक सपना दिखा दिया हो, जैसे उसे रास्ता मिल गया हो जिस पर चलकर वो मेरे दिल तक पहुंच सकती हो। उसने धीरे से कहा, सच? मैंने कहा कि हाँ। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ कर लिए। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया था और कहने लगी कि ठीक है, मैं आपको औलाद की खुशी ज़रूर दूंगी। उसके बाद फिर खामोशी फैल गई। मेरे दिल में उस समय हल्की सी कमी हुई थी। मुझे लगा कि शायद मैंने उसके साथ कुछ ज़्यादा ही सख्ती कर दी है। अगर मैं थोड़ी सी भी उसके साथ प्यार से बात कर लेता तो शायद वो इतना ना रोती। मैं चाहता था कि उसके करीब जाऊं, लेकिन उस लम्हे मेरे दिमाग में बीता हुआ समय घूमने लगा था और मैंने खुद से मना किया कि नहीं, इस बार तुम उस रास्ते पर नहीं जा सकते। वो रास्ता तुम्हें वहां ले जाता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। फिर दिन गुजरते गए और मेरा ये साल पूरा ही बड़ा बिजी गया था। मैं घर पर ज्यादातर होता ही नहीं था। मैं उसके ज्यादा करीब नहीं जाता था, बस एक हद कायम रखता था। इस दौरान मेरी माँ की तबीयत एक दिन बहुत ज्यादा खराब हो गई और उनकी अचानक मौत ने मुझे एक और गहरा सदमा दे दिया था। अब नर्मदा घर में बिल्कुल अकेली रहती थी, फिर भी मुझे उसकी कोई परवाह नहीं हुई। एक दिन उसने मुझे एक ऐसी खबर दी जिसने मुझे लम्हे भर के लिए रोक दिया। वो मेरे सामने आई और हल्की सी मुस्कुराहट से बोली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उसके ये शब्द सुनकर मैं खुश नहीं हुआ था, बल्कि हैरान हो गया था। मैंने जल्दी से और सुकून से उसे जवाब दिया कि ये कैसे हो सकता है। उसने कहा, क्यों नहीं हो सकता? हमारी शादी को 2 साल हो गए। आपको तो खुशखबरी चाहिए थी ना? वो बहुत खुश नजर आ रही थी, जैसे उसे वो चीज मिल गई हो जिसका वो इंतजार कर रही थी। मैंने बस इतना कहा कि ठीक है। मेरे अंदाज में ना खुशी थी और ना ही गुस्सा था। वो फिर से कहने लगी, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलिए। अभी तो मैंने घर पर ही टेस्ट किया है। मैंने उसे साफ कह दिया कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता। मेरे पास टाइम नहीं है, तुम खुद चली जाओ। मैंने उसे पैसे भी दे दिए थे। उसने खामोशी से पैसे लिए और कहा कि ठीक है। वो जब डॉक्टर के पास से वापस आई तो मैंने उसे उसकी तबीयत के बारे में वो जब डॉक्टर के पास से वापस आई तो मैंने उससे उसकी तबीयत के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। उसने खुद ही बता दिया कि डॉक्टर कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। मैंने बस सर हिला दिया, जैसे मेरे लिए ये कोई खास बात ना हो। दिन गुजरते गए और वो कमजोर रहने लगी। कभी उसे चक्कर आते, कभी उल्टियां आती थी। उसके चेहरे की रौनक धीमी होने लगी थी। उसका वजन कम होने लगा था। वो ऐसी कंडीशन में भी पूरा घर संभाल लेती थी। मेरे दिल में अभी भी उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। शायद मैं अपने अंदर के जख्मों में इतना उलझा हुआ था कि उसके दर्द को महसूस ही नहीं कर पा रहा था। कभी कभी मैं बहुत नेगेटिव सोचता था कि मैं तो ज्यादातर घर पर होता ही नहीं था, तो फिर ये बच्चा किसका है? मेरा दिमाग मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। मैं हर समय इसी सोच में डूबा रहता था।
इससे पहले भी मुझे 2 औरतें धोखा दे चुकी थी। वक्त गुजरता गया और नर्मदा का 7वां महीना चल रहा था। उसकी हालत काफ़ी ख़राब लगने लगी। उसका चेहरा मुरझा गया था और शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। इस सब के बावजूद भी वो सब कुछ सह रही थी। इधर मेरे दिल का शक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं हर दिन नर्मदा के चेहरे को देखता था और सोचता था कि क्या ये सच कह रही है या मेरे साथ एक और खेल खेला जा रहा है। मैंने एक दिन अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो कि शादीशुदा था। मैंने उससे पूछा कि अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम ना गुजारें तो क्या फिर भी बच्चा हो सकता है। मैंने ये सवाल ऐसे पूछा जैसे बस मामूली सी बात हो, लेकिन हकीकत में मेरे अंदर एक तूफान चल रहा था। उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने तो एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त गुजारा है, फिर कहीं जाकर पहला बच्चा हुआ है। हम तो काफ़ी परेशान भी रहे थे। डॉक्टर कहते थे कि आजकल ऐसा ही होता है, देर से बच्चे हो रहे हैं। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल को सुकून मिलने के बजाय और बेचैनी मिल गई थी। उसने जो कुछ कहा था वो उसका अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस था, लेकिन मेरे लिए वो बात एक और शक बन गई थी। उसने अनजाने में मेरे दिल में एक और कांटा चुभो दिया था। मेरा दिमाग घूम रहा था। मैं अपने दिल को समझाने की कोशिश करता रहा कि हर इंसान की ज़िंदगी अलग होती है, बॉडी अलग होती है, लेकिन मेरे अंदर बैठा हुआ शक हर दलील को रद्द कर देता था। अब मैं नर्मदा की हर हरकत पर नज़र रखने लगा था। न जाने क्यों मुझे उस पर शक हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे घर से निकलने के बाद किसी को घर में बुलाती है। मेरे दोस्त ने एक मामूली सी बात कही थी, लेकिन इस बात ने मेरे अंदर के ज़ख्मों को फिर से ताज़ा कर दिया था और अब मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि सब कुछ ठीक हो सकता है। मुझे हर तरफ धोखा नज़र आ रहा था। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरी पत्नी को मैंने देख लिया। वो कोई पर्ची छुपा रही थी। वो कमरे के कोने में बैठी थी। उसके हाथ में एक छोटी सी पर्ची थी जिसे वो बड़े ध्यान से देख रही थी, जैसे वो कोई मामूली बात पढ़ रही हो। उससे थोड़ा बहुत पढ़ना तो आता था क्योंकि उसने गांव में ही ट्यूशन लिया था। हाँ, उसके पास रिजल्ट नहीं थे। जैसे ही मेरी नज़र नर्मदा पर पड़ी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए। उसने जल्दी से पर्ची को दोनों हाथों में छुपा लिया, जैसे कोई गलती छुपाने की कोशिश करता है। मेरे दिल में तो पहले ही शक का तूफान था और उसकी इस हरकत पर मुझे और ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। मैंने गुस्से भरे अंदाज में कहा, क्या है ये तुम्हारे हाथ में? वो घबरा गई। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उसने जल्दी से कहा कि नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास तो। वो डर रही थी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। मैं उसकी तरफ बढ़ा और कहा कि नहीं, तुम्हारे पास कुछ तो है। तुम क्या छुपा रही हो? वो पीछे हटने लगी। मैंने गुस्से से उसका हाथ पकड़ लिया और पर्ची उसके हाथ से छीन ली। उसी लम्हे मुझे यह एहसास हुआ कि अगर वो गिर जाती तो उसकी हालत खराब हो सकती थी, लेकिन वो बच गई थी। उसने खुद को संभाल लिया था। मैंने जब उस पर्ची पर नज़र डाली तो उस पर डॉक्टर दिशांत प्रजापति का नाम लिखा हुआ था। वही डॉक्टर जो हमारे करीबी अस्पताल में बैठता था। मैंने उसका नाम कई बार बोर्ड पर देखा था। उसके नाम ने मेरे दिल में मौजूद शक को जैसे यकीन में बदल दिया था। मैंने नर्मदा की तरफ देखा और गुस्से से कहा, अगर तुम्हारे बारे में कोई उल्टी सीधी हरकत पता चली तो तुम्हारी खैर नहीं है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन मैं उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो मुझे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं घर से निकल आया था। मेरे दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी कि ये सब कुछ साफ साफ धोखा है। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं सच जानकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जल्दी से अस्पताल की तरफ बढ़ा। मेरे दिल में गुस्सा था और अजीब सा डर भी था, जैसे मैं किसी ऐसे सच की तरफ जा रहा हूँ जो मेरी बाकी की जिंदगी को तबाह कर देगा। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो सीधा उस कमरे की तरफ गया जहां डॉक्टर दिशांत बैठा हुआ था। दरवाजे के बाहर खड़े होकर मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मेरे अंदर का गुस्सा खौल रहा था, लेकिन मुझे याद था कि सामने भी एक मर्द है और बात समझदारी से करनी होगी। मैं सीधा अंदर गया और डॉक्टर से बोला, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने उनका नाम बताया। उन्होंने कहा, अच्छा तो आप नर्मदा के मैंने अपना नाम बताया। उन्होंने कहा, अच्छा तो आप नर्मदा के पति हैं। उसकी ये बात सुनकर एक लम्हे के लिए मैं रुक गया था। मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं उसी का पति हूँ और उसी के बारे में बात करने आया हूँ। डॉक्टर ने ध्यान से मुझे देखा, फिर उसने कहा, तो आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मुझे भी आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, जी, क्या ज़रूरी बात करनी है? उसने कहा, मिस्टर प्रमोद, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? पहले तो आप आराम से बात कीजिए। मैंने उसकी आंखों में देखकर गुस्से से कहा कि बताइए क्या बात है? मेरी पत्नी तो माँ बनने वाली है।
और ये केस तो किसी लेडी डॉक्टर का है। मेरे अंदाज में शक था। डॉक्टर ने सुकून से मेरी तरफ देखा और कहा, केस तो लेडी डॉक्टर का ही था और अभी भी उनका ही है, लेकिन मैं एक सर्जन हूँ और मेरी भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी पत्नी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मैं एकदम भड़क गया था। मैंने कहा कि हाँ, तुम डॉक्टर लोग पैसे बनाने के चक्कर में मरीज का ऑपरेशन ही कर देते हो। वो जवान है, उसकी नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो सकती? डॉक्टर ने मेरी बात सुनकर सुकून भरे अंदाज में कहा कि आप घर से लड़कर आए हैं, तभी तो इस तरह बात कर रहे हैं। हम बेवजह किसी का ऑपरेशन नहीं करते। बात ऐसी है कि आपकी पत्नी को हमने पहले भी समझाया था कि वो ये प्रेगनेंसी कैरी ना करे, क्योंकि उनकी हालत बड़ी ख़राब है और अगर उन्होंने बच्चे को जन्म दिया तो वो इस दुनिया में भी नहीं रहेंगी। डॉक्टर की कही बात सुनकर तो मेरे शरीर पर जैसे बिजली गिर पड़ी थी। मैं सीधा होकर बैठ गया था। मेरी आंखें उसके चेहरे पर जम गई थी। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? ये क्या कह रहे हैं आप? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और डिटेल से बात बताई। उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी बहुत कमज़ोर है। हर औरत की बॉडी बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं होती। उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। उनकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस प्रेगनेंसी को बर्दाश्त कर सकें। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मैं खामोश होकर उसकी बात सुनता रहा, जैसे मेरे अंदर की रुकी हुई आवाज़ बंद हो गई हो। वो कहने लगा कि आपकी पत्नी इस बच्चे से बहुत खुश है, वही प्रेगनेंसी रखना चाहती हैं। हमने उनको बार-बार समझाया था कि इस तरह उनकी जान को खतरा होगा, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। मैंने हैरानी से पूछा, फिर उसने ऐसा क्यों किया? डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और कहा, आपकी पत्नी ने हमें बताया था कि उनके पति को बच्चे बहुत पसंद है और अगर बच्चे नहीं हुए तो उनका रिश्ता नहीं चलेगा, इसलिए वो ये खतरा मोल ले रही है। उन्होंने हमें कसम दी है कि हम आपको ये बात ना बताएं। ये बात सुनकर मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया था। मेरे हाथ कांपने लगे थे। मेरे दिमाग में आवाज़ें गूंजने लगी थी। जब मैंने उससे कहा था कि मुझे औलाद चाहिए, तब शायद मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। डॉक्टर की आवाज़ अभी भी जारी थी। वो कह रहा था कि उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है। वैसे तो उनका 7वां महीना ख़त्म होने के करीब है, लेकिन हमें लग रहा है कि किसी भी समय उनकी हालत बिगड़ सकती है और उनकी जान बचाने के लिए हमें पूरी टीम को तैयार रखना होगा। मैं उसकी बात ध्यान से सुन रहा था, लेकिन अब मेरे कानों में एक शोर सा भर गया था, जैसे दुनिया की हर आवाज़ एक साथ गूंज रही हो। वो कहने लगा, इसीलिए आपसे हम कांटेक्ट करना चाहते थे, ताकि आपको हकीकत पता हो और हम मिलकर कोई डिसीजन ले सके। अच्छा हुआ कि आप खुद ही आ गए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने शब्दों को संभाला था और कहा था कि क्या मेरे बच्चे की जान को भी खतरा है? डॉक्टर ने कहा कि नहीं, बच्चे की जान को तो कोई ख़ास बड़ा खतरा नहीं है, वो सेहतमंद है। अगर इस समय भी डिलीवरी हो जाती है, तो 1 महीना निगरानी में रखने के बाद वो ठीक हो जाएगा। असली खतरा तो आपकी पत्नी की जान को है। ये सुनकर मेरा सर झुक गया था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। मैंने सीरियस होकर धीरे से कहा कि अब क्या करें? डॉक्टर ने कहा कि काफ़ी देर हो चुकी है। हमने उन्हें शुरू में ही कहा था कि ये प्रेगनेंसी ख़त्म करवा लीजिए और बाद में जब आपकी सेहत बेहतर हो जाए तो दोबारा कोशिश कर लीजिएगा। लेकिन वो नहीं मानी। अब हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं और पूरी कोशिश करेंगे उन्हें बचा सकें। मैंने बेबसी से कहा कि जो भी ज़रूरी है वो कीजिए, जितने भी पैसे लगते हैं लगाइए, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने सर को हिलाते हुए कहा, हम भी यही कोशिश करेंगे। मैं कुर्सी से उठा तो मेरे कदम बोझल हो चुके थे। मैं कोई और ही इंसान बन गया था। मैं जब अस्पताल से निकला तो मेरी सोच बदल चुकी थी। मेरा दिल मेरे खिलाफ गवाही दे रहा था। मुझे अपने हर शब्द पर गुस्सा आ रहा था। हर वो शब्द जो मैंने नर्मदा से कहे थे, वो मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैंने उस पर दबाव डाला था। मैंने उसे शर्त दी थी। मैंने उसे मोहब्बत के बदले औलाद का सौदा पेश किया था। वो बेचारी सौदे को सच समझ बैठी थी। वो अपने पति की मोहब्बत के लिए अपनी जान की बाजी लगा बैठी थी। मुझे याद आ रहा था कि वो कैसे खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती थी, कैसे वो मेरी डांट सुनकर भी मुस्कुरा देती थी, कैसे वो मेरे हर हाल में मेरे लिए खड़ी रहती थी। और मैंने उसके साथ क्या किया? मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। मैंने उसका ख्याल नहीं रखा, उसकी बीमारी को नज़रअंदाज किया। मैंने उसकी तकलीफ़ को नहीं समझा और अंदर ही अंदर अपनी जान की कीमत पर मेरे लिए वो औलाद की खुशी को तैयार कर रही थी। मैंने अपना सर हाथों में पकड़ लिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद ही अपने गुनाहों के तले दब गया हूँ। अब मुझे अपने ऊपर और भी गुस्सा आ रहा था और बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था, एहसास हो रहा था और अपनी माँ की कही हुई एक-एक बात याद आ रही थी। मैंने अपनी पसंद से 2 लड़कियों से शादी की थी
और दोनों ही मुझे धोखा देकर चली गई थी। नर्मदा मेरी माँ की मेरी बचपन से ही पसंद थी। मैं हमेशा अपनी माँ की पसंद को इनकार करता रहा। माँ अपने बच्चों का हमेशा भला सोचती है। इस बात का एहसास मुझे आज बहुत शिद्दत से हो रहा था। मैंने सोचा, मैं घर जाकर नर्मदा से माफ़ी मांग लूँगा, मैं बदल जाऊँगा। अब मैं उसे वही इज़्ज़त और प्यार दूँगा जिसकी वो हकदार है। लेकिन मैं जब घर से निकला था, तो मेरे अंदर गुस्सा था और शायद इस लम्हे उसके शरीर ने वो दबाव बर्दाश्त नहीं किया। मैं जैसे ही घर वापस पहुँचा, तो वो ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसका चेहरा पीला था और आँखें बंद थीं। एक लम्हे के लिए मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। मैं भागकर उसके पास गया, उसे हल्का सा पुकारा, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने जल्दी से उसे उठाया और गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि बस किसी भी तरह नर्मदा को होश आ जाए, वो ठीक हो जाए। मैं खुद को कोस रहा था, मैंने ही उसे इस हाल तक पहुंचाया है। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने उसे इमरजेंसी में एडमिट कर लिया था। कुछ देर बाद ही डॉक्टर ने सीरियस होकर कहा कि इनका ब्लड प्रेशर हाई होना तो ऐसी कंडीशन में बहुत खतरनाक है। हमें तो लगा था कि 10-15 दिन और मिल जाएंगे, लेकिन अब ये केस ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब तो इनका टाइम शुरू हो गया है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे अपनी सांस भारी होने लगी। वो अंदर थी और मुझे कुछ खबर नहीं थी। उसको होश नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली थी और ये भी मेरी ही वजह से हुआ था। यह हकीकत मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। डॉक्टर ने जल्दी से ऑपरेशन थिएटर की तैयारी शुरू कर दी। हर तरफ भाग दौड़ थी। मुझे बाहर वेटिंग रूम में बैठा दिया गया। मैं एक कुर्सी पर बैठा था, लेकिन मेरे अंदर सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। 1 मिनट सालों की तरह लग रहा था। वक्त गुजरता रहा और ऑपरेशन जारी था। वैसे तो ऑपरेशन आधे घंटे या 20 मिनट में पूरा हो जाता है, लेकिन इस बार 2 घंटे गुजर चुके थे और अभी तक कोई खबर नहीं आ रही थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। मैं बार बार अपने हाथों को जोड़ रहा था, आंखें बंद करके प्रार्थना करता रहा, छत को देखता रहा। फिर अचानक एक आवाज़ आई, बच्चे के रोने की आवाज़। नर्स बाहर आई और बोली कि आपका बच्चा सही सलामत है, इसकी हालत ठीक है। मेरे शरीर में एक लम्हे के लिए सुकून की लहर दौड़ गई थी, लेकिन वो सुकून अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी पत्नी अभी भी अंदर थी, जिसकी अभी तक मुझे कोई खबर नहीं मिल रही थी। वक्त रुक सा गया था और हर लम्हा भारी लग रहा था। मैं बार बार खुद से कह रहा था कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। मैंने उसे डरा धमका कर रखा। मैंने उसे मोहब्बत के बदले शर्त दी और वो बेचारी इस शर्त को पूरा करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा बैठी। मेरी आंखों में लगातार आंसू थे। मैं बार बार कह रहा था कि है ऊपर वाले, बस एक बार मेरी नर्मदा को बचा लो। मैं उसे कभी भी दुख नहीं दूंगा। मैं उसे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार से रखूंगा। मैं उसे इतना खुश रखूंगा कि उसकी आंख में कभी आंसू नहीं आएंगे। मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मैं किसी की भी परवाह नहीं कर रहा था। मैं बस एक ही चीज़ मांग रहा था, मेरी पत्नी, मेरी नर्मदा। और मैं इसी कंडीशन में वेटिंग रूम में बैठा था। मेरा बेटा तो ठीक था, लेकिन मेरी पत्नी, उसका मामला बहुत ही ख़राब हो चुका था। उसको जल्दी से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि उसको 10 बोतलें खून की लग चुकी हैं। उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। हर लम्हा उसकी हालत नाजुक थी। मैं बस यही प्रार्थना कर रहा था कि अगर मुझे अपनी सारी दौलत भी देनी पड़े, तो मैं दे दूँगा। मैं कुछ नहीं चाहता, बस उसकी ज़िंदगी चाहता हूँ। डॉक्टर ने बताया कि अगले 48 घंटे बहुत ही ख़तरनाक हैं। सिर्फ प्रार्थना कीजिए। मैं बार बार दरवाजे के बाहर खड़ा रहता, कभी बैठ जाता, कभी उठ जाता। मुझे अपने शरीर का होश भी नहीं था। फिर धीरे धीरे एक चमत्कार हुआ। उसकी हालत में थोड़ा सा बदलाव आने लगा था। वो होश में आ गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन अब उम्मीद है। मैंने पहली बार सुकून का सांस लिया था, लेकिन वो सुकून अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं थी। इसके बाद लगभग 1 महीना अस्पताल में रहना, बच्चे को भी इंक्यूबेटर में रखा गया था, वो भी 1 महीना निगरानी में रहा। इस पूरे महीने में मेरी ज़िंदगी सिर्फ अस्पताल के चक्कर लगाने में गुजर गई थी। फिर आखिरकार वो दिन आया जब मेरी पत्नी घर वापस आई। उसकी हालत पहले जैसी नहीं थी, वो कमज़ोर थी, लेकिन जिंदा थी। बच्चा भी ठीक हो गया था। घर में दोबारा ज़िंदगी लौट आई थी, लेकिन इस सब के बाद भी मैं हर लम्हा सुकून का सांस लेता था। मेरा बेटा ठीक है और मेरी पत्नी भी जिंदा है। मैंने इसके बाद अपनी पूरी कोशिश की कि उसे कोई तकलीफ न दूं। मैंने उसका इतना ख्याल रखा कि वो खुद भी हैरान रह गई। वो कहती थी कि तुम बदल गए हो
और मैं खामोश रहता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बदल नहीं रहा, बस अपने गुनाहों का पश्चाताप कर रहा हूँ। एक दिन मैंने हिम्मत करके उसे सब कुछ बता दिया, जो डॉक्टरों ने मुझे बताया था और जो मैंने सोचा था। उसने मेरी बात सुनकर कहा कि आप मुझे पहले दिन बता देते। मैंने उसे देखा और कहा कि तुम मेरी खुशी के लिए इसलिए अपनी जान पर खेल गई हो। ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने उससे कहा कि सच कहते हैं, आदमी को वफादार औरत एक ही बार मिलती है और तुम मेरी जिंदगी की इकलौती वफादार औरत हो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी का अंदाज बदल गया था। मैंने उसके साथ इस रिश्ते को नई मोहब्बत के साथ, इज्जत के साथ पूरा किया। आज इस बात को 10 साल गुजर चुके हैं। मेरा बेटा भी बहुत बड़ा हो गया। घर में रौनक रहती है। मेरी पत्नी भी अब बिल्कुल ठीक है। ऊपर वाले की कृपा हम पर बनी हुई है कि हर चीज़ ठीक है। लेकिन इन दिनों की याद आज भी मेरे दिल में जिंदा है, जब मुझे लगा था कि मेरी सारी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। उन दिनों ने मुझे ये सिखाया है कि हर इंसान बुरा नहीं होता और हर इंसान भरोसा करने वाला गलत नहीं होता। असली गलती तो भरोसा तोड़ने वाले की होती है। इसलिए भरोसा करना चाहिए, लेकिन समझ के साथ, और दिल में ये बात भी होनी चाहिए कि माफ़ी और नरमी इंसान को अंदर से मजबूत बना देती है। और मैंने एक और चीज़ भी सीखी है कि हम ऊपर वाले से अपने लिए माफ़ी मांगते हैं, लेकिन दूसरों को माफ़ नहीं करते। हालांकि माफ़ करना ही असली सुकून है। मेरे दिल में दृष्टि और नैना के लिए जो भी था, वो मैंने धीरे धीरे अपने दिल से निकाल दिया था, ये सोचकर कि जो होना था हो गया। अब नफरत के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी। आखिर में यही समझ आया कि जिंदगी में सुकून सिर्फ तब मिलता है जब इंसान दिल को साफ कर ले और ऊपर वाले पर भरोसा रखे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।